अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइसु। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सल्फ्यूरिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं। वैसे तो इसके दो प्रोसेस होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, लेकिन आज हम दोनों में से सिर्फ एक प्रोसेस को अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रोसेस को देखेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जाबिर बिन हयान, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने जर्मनी में 8th सेंचुरी में जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया था, प्रिपेयर्ड किया था इसने। फिर उसके बाद यूरोप में 14th एंड 15th सेंचुरी इट वाज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल लेवल। इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखते हुए सल्फ्यूरिक एसिड की जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको फिर कमर्शियल लेवल पर यूरोप में 14वीं और 15वीं सदी में प्रिपेयर करने जाने लगा था, इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखते हुए। ठीक है, लेकिन जो इसको प्रिपेयर करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे जाबिर बिन हयान। वैसे स्टूडेंट्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। ये नेचुरली अकरिंग एसिड जैसे बाकी एसिड्स होते हैं ना, वैसे ये नहीं पाया जाता। ये रिवर्स में, लेक्स में बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसके देखते हुए इन्होंने फिर नेचुरली जो अकरिंग एसिड था उसको देखते हुए फिर इन्होंने लेबोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि यहाँ पे कि यूरोप में जब 14वीं 15वीं सदी में इसको बनाया जा रहा था ना, तो अब उन दिनों सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता था ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब इसको क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि उन दिनों ना सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Fe2SO4.7H2O। यहाँ पे मैंने फार्मूला भी राइट कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है जिसकी डिस्टिलेशन से हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते थे 14वीं 15वीं सदी में यूरोप के लोग। इस वजह से हम उसको कहते थे कि ये ऑयल ऑफ विट्रियोल है। आगे है कि सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है। अच्छा, पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने ये भी सुना होगा कि किसी भी मुल्क की अगर आप तरक्की को देखना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी को देखें कि कितनी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे बन रहा है। इस कदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं कि किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर है। इस वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। वैसे और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है ये होता कैसा है। ये हमारे पास एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है जिसकी कोई ओडोर नहीं होती है। इतने यूजेस हैं इसके, इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन फिर भी इसके ना तो कोई ओडोर है, ये कलरलेस है, और ना ही इसकी कोई ओडोर है। फिर आते हैं आगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। स्टूडेंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 10.5 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट है 338 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा सॉलिड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो है 10.5 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं हम प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब जो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है मैंने कि H2SO4 शुड ऑलवेज पोर्ड इन वाटर। ठीक है, हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए। एक बीकर में वाटर और दूसरे में एसिड है, ठीक है ना। एसिड आप वैसे ड्रॉपर में लेते हैं और बीकर में पानी होता है, फिर हम एसिड को ड्रॉप वाइज उस बीकर में डालते हैं जिसमें पानी होता है। मैंने क्या कहा है कि एसिड को पानी में डालना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम एसिड को ड्रॉप वाइज बीकर में डाल रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो एसिड है वो डिल्यूट होता जाता है। जब ये डिल्यूट हो जाता है ना, तो इसकी जो आप कह लें कि पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम पानी को एसिड में डालते हैं ना, ये एसिड है फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने पानी को डालना शुरू कर दिया, तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चाहे आपने एसिड रखा हुआ है ना बीकर के अंदर, आप उसको दूसरे बीकर में पानी लेके उसको डालना शुरू कर दें। अब आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पानी डालेंगे ना, तो वो एकदम से तो डाइल्यूट नहीं होगा ना एसिड, इस वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि अगर आप ड्रॉप वाइज पानी डालेंगे, अब फिर भी वही बात है, पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है एसिड के अंदर, तो एसिड एकदम से डाइल्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हमेशा हम एसिड को वाटर में डालते हैं, और वो भी ड्रॉप वाइज, ताकि कोई एक्सप्लोजन का चांस ना हो, कोई भी एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट अकर ना हो। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं ना, देखिए तब भी टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक उस मिक्सचर का राइज अप हो जाता है। देखिए, जब पानी को एसिड में डालेंगे तब तो एक्सप्लोजन हो जाता है, अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन जब हम एसिड को पानी में डालें तब भी हीट रिलीज हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा है, वो भी 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कंट्रोलेबल है। अच्छा, ये हीट क्यों रिलीज होती है? एक तो ये कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे पास पावरफुल एक
ये एसिड है H2SO4। लेकिन दूसरी इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं ना, तो जाके एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है ना, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक स्टेबल बॉन्ड बना रही है। जब एक स्टेबल बॉन्ड बनता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है, हीट रिलीज होगी तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक तो प्रिकॉशन ये है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रोसिव टू द स्किन एंड काज सीरियस बर्न्स। जब आप H2SO4 को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपकी स्किन को और आपके टिश्यूज़ को बर्न कर सकता है। तो जी ये था सल्फ्यूरिक एसिड का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। और सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है, और फिर मैंने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिकॉशंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या है। हमारे पास दो प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक प्रोसेस है हमारे पास बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास है लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस। आज के टॉपिक में हम, आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए हम कैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नीच, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको डेवलप किया था इस प्रोसेस को, इसलिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है जर्मनी वालों की दरियाफ्त है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जर्मनी में साइंटिस्ट नीच ने इसको डिस्कवर किया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का? मैंने यहाँ पे लिखा है कि SO2 इज ऑब्टेन बाय बर्निंग सल्फर। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने सल्फर को बर्न करके SO2 को बना लेना है। यानी कि आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने जा रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है कि आपने सल्फर को बर्न करना है ताकि आपके पास SO2 आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, SO2 इज देन ऑक्सीडाइज टू SO3। SO2 को ऑक्सीडाइज करना है ताकि SO3 मिल जाए। पहले सल्फर से SO2 बनाया, SO2 की ऑक्सीडेशन करके SO3 बनाया। फिर SO3 को आपने क्या करना है, एक कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में, वो है वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, और टेम्परेचर रखना है आपने 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। ठीक है, जब आपने SO2 से SO3 की ऑक्सीडेशन करवानी है ना, SO2 की ऑक्सीडेशन करवानी है सॉरी, ताकि SO3 आ सके, उस वक्त आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है और टेम्परेचर को रखना है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है। इसको समझने के लिए ना आपको पहले पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। तो आगे हम वही डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली है क्या, लेकिन प्रिंसिपल को भी आपको एक दफ़ा गो थ्रू होना पड़ेगा। अच्छा, आगे मैंने रेड पॉइंटर से यहाँ पे कुछ लिखा है कि SO3 is then absorbed in H2SO4 to form H2S2O7, then mix oleum 2H2O to get the H2SO4। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सुन ले पहले कि प्रिंसिपल क्या कहता है। पहले आपने सल्फर को बर्न करवाना है ताकि SO2 मिल सके। फिर SO2 की ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट, और टेम्परेचर रखना है 400 से 500 के दरमियान ताकि आपको SO3 मिल सके। फिर आपने क्या करना है, SO3 को जो मिल गया है उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देना है ना। इंटरेस्टिंग बात, आपको जानने का शौक भी पैदा होगा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ही बना रहे हैं और हम अभी बना भी नहीं है, और पहले ही हम क्या कर रहे हैं जी कि SO3 को H2SO4 में डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन भाई सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो वहाँ पे जो पहले से प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वो इधर यूज़ किया जाता है। अब हम क्यों SO3 को H2SO4 में डाल रहे हैं और फिर H2S2O7 यानी ओलियम बना रहे हैं? हमने ऐसा क्यों किया कि SO3 को हमने वाटर में नहीं डाला, हमने SO3 को H2SO4 में डाल के पहले ओलियम बनाया, फिर ओलियम को वाटर में डाल के मैंने रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में H2SO4 को हासिल किया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया कि SO3 को मैंने पहले डाला H2SO4 में और बनाया ओलियम H2S2O7, ये फार्मूला है ओलियम का। फिर ओलियम को मैंने वाटर में डाल के अपना सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। अब सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ आपसे कि मैंने SO3 को वाटर में डायरेक्ट डाल के H2SO4 क्यों नहीं बना लिया? मैंने क्यों उधर H2SO4 का यूज़ किया, और मैंने क्यों मैन्युफैक्चरिंग की ओलियम की, फिर ओलियम को मैंने क्यों वाटर में डाल के अपना H2SO4 बनाया? तो इसकी रीजंस हैं कुछ। तो जी पहली रीज़न है कि SO3 इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर काफ़ी हाई है। मैंने आपको कहा ना कि जब SO2 से SO3 बनता है ना, तो टेम्परेचर हम रखते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। ऐसा ही है, तो हाई टेम्परेचर होता है, और SO3 हाई टेम्परेचर पे लेस सोल्यूबल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सोल्यूबल ही नहीं है,
मैंने ये कहा है कि लेस सोल्यूबल है, इट्स मीन कि थोड़ी क्वांटिटी में जो हमारा SO2 है, SO3 है सॉरी, वो वाटर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, पहली बात है कि वो नहीं है, और जो थोड़ी अमाउंट में सोल्यूबल हो जाएगा उससे क्या होगा, देखें मैंने वो लिखा है कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, नोट कंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट इज रिलीज। पहले मैंने आपको बताया कि SO3 हाई टेम्परेचर पे वाटर में डिजोल्व नहीं होता, इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि हम SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करते हैं। फिर मैंने दूसरा लिखा है कि स्पारेंजली थोड़ी सी अमाउंट में अगर SO3 वाटर में डिजोल्व हो भी जाए तो रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि वो अनकंट्रोलेबल होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। दो रीज़न है ये कि जिसकी वजह से हम SO3 को वाटर में नहीं डाल सकते। अगर अच्छा, मैंने दो और रीज़न भी लिखी हुई हैं। मैंने तीसरी लिखी है डेंस फॉग प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसका क्या नुकसान होगा, देखिए वो जो डेंस फॉग प्रोड्यूस होती है ना, उसको कंडेंस बैक करना, ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। इसलिए तीसरी रीज़न ये होती है। चौथी और लास्ट रीज़न है कि जो H2SO4 है वो हम रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन में हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमारी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन में आए तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ओलियम की मैन्युफैक्चरिंग हो, और वो कैसे होगी, SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ओलियम बनेगा। फिर उस ओलियम को हम क्या करेंगे, वाटर में डाल के अपना रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है कि जब हम इसकी स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम कैरी आउट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला इसमें जो स्टेप होता है वो होता है सल्फर बर्नर। दूसरा इसका जो स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का, वो होता है प्योरीफाइंग यूनिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट इसके कह लें कि आप टावर होते हैं, बहुत ज़्यादा और भी स्टेप्स हैं इसके अलावा जिसके जरिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सल्फर बर्नर क्या होता है। मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया था कि आपने सल्फर को बर्न करके SO2 बनाना है। तो जहाँ पे सल्फर की बर्निंग की जाती है ना, उसको हम बोलते हैं सल्फर बर्नर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि SO प्लस O2 मिल रहे हैं और SO2 बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा भी लिखा है कि SO2 को हासिल करने का, सल्फर डाइऑक्साइड है ना हमारा मेन मकसद हासिल करना, तो उसको हासिल करने का एक और तरीका होता है कि उसको हम आयरन पाइराइट से हासिल कर रहे हैं। आयरन पाइराइट का क्या फॉर्मूला होता है, FeS2। इसको और ऑफ सल्फर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और एज अ रिजल्ट हमें Fe2O3 और SO2 मिलता है। हमारा क्या मकसद है कि हमने SO2 को हासिल करना है, हमारा मकसद है इसको हासिल करना। ठीक है, उसके बाद ये सल्फर बर्नर में हमने SO2 को हासिल कर लिया। दूसरा होता है इसका प्योरीफाइंग यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है, इसके दो मकसद होते हैं। प्योरीफाइंग यूनिट में जो हमने SO2 बनाई है ना, उसके अंदर से डस्ट को रिमूव करना, और उसके साथ आर्सेनिक ऑक्साइड जो कि इम्प्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट है उसको हमने रिमूव करना है। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आर्सेनिक ऑक्साइड कैसे आ गया, बनी तो SO2 है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपने आर्सेनिक ऑक्साइड से भी पाक करना है SO2 को, तो ये कैसे आ गया। देखिए, मैंने आपको दो प्रोसेस बताए हैं, दो स्टेप बताए हैं, दो रिएक्शंस बताए हैं कि जैसे हम SO2 को हासिल कर सकते हैं जिनसे। ठीक है, तो एक तरीका मैंने आपको बताया था आयरन पाइराइट से हासिल करना। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम आयरन पाइराइट है ना उसको निकालते हैं तो उसके साथ एज एन इम्प्योरिटी हमारे पास आर्सेनिक जो है वो मौजूद होता है। फिर जब हम FeS2 की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मैंने कहा आयरन पाइराइट FeS2 के साथ एज एन इम्प्योरिटी हमारे पास मौजूद है आर्सेनिक। फिर जब FeS2 की ऑक्सीडेशन होती है ना, तो वो जो आर्सेनिक होता है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, तो FeS2 तो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब इसको निकालना ज़रूरी है, लेकिन डस्ट हो या चाहे आर्सेनिक ऑक्साइड हो, जो कि एज एन इम्प्योरिटी हमारे पास SO2 के साथ मौजूद है, इसकी वजह से दो काम खराब होते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर। एक तो पॉइजनिंग और दूसरा है वनेडियम पेंटॉक्साइड की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। वनेडियम पेंटॉक्साइड हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट है, इसने स्पीड अप करना है केमिकल रिएक्शन को, तो वो पॉइजन हो जाएगा और उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि हम डस्ट को और आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम SO3, जो SO2 हमारे पास बना है। अब हमें इन दोनों चीज़ों को रिमूव करना है, तो एक टावर होता है सल्फर बर्नर वाला, फिर उसके बाद प्योरीफाइंग यूनिट आते हैं। जो प्योरीफाइंग यूनिट है उन दोनों में इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, अब प्योरीफाइंग जो यूनिट होता है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
प्योरीफाइंग यूनिट के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जिसमें ये सारा प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होगा। इसका पहला पार्ट होता है डस्ट रिमूवल। दूसरा, डस्ट रिमूवल के बाद हम SO2 गैसेस को भेजते हैं कूलिंग पाइप पे। यहाँ से गैसेस गुजरती हैं, फिर जाती हैं स्क्रबर्स में, फिर जाती हैं ड्राइंग टावर में, ठीक है, फिर जाती हैं आर्सेनिक प्योरीफायर में, और लास्ट में जाती हैं टेस्टिंग बॉक्स में। ये आपके पास जो मैंने लिखी है ना, ये जितने भी लिखे हैं आपके पास पार्ट्स, ये सारे हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो पहले हमारे पास चार है ना, डस्ट रिमूवर, कूलिंग पाइप, स्क्रबर और ये ड्राइंग टावर, ये सारे डस्ट को रिमूव करते हैं। फिर ये आर्सेनिक प्योरीफायर आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करता है। फिर हमारे पास एक टेस्टिंग बॉक्स होता है जिसमें हम इन दोनों चीज़ को टेस्ट करते हैं कि भाई दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं या नहीं। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो दो पहले यूनिट होते हैं, दो पहले स्टेप्स जो दिए जाते हैं, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। क्या होता है, एक तो सल्फर बर्नर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्योरीफाइंग यूनिट होता है। तो सबसे पहले तो हम फ्लो शीट डायग्राम देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। ये सबसे पहले मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास है, इसको बोलते हैं सल्फर बर्नर। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सल्फर बर्नर में मोल्टन सल्फर को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ से वाटर को, ये बर्न होती है, ठीक है। सल्फर बर्नर के बाद SO2 बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम इसको एक इस टावर में करवाते हैं इंट्रोड्यूस। यहाँ पे डस्ट को रिमूव करवाया जाता है, स्टीम को इंजेक्ट करवाते हैं। ये आपके पास जो रेड लाइन नजर आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं कि ये कूलिंग पाइप्स है, जहाँ पे गैसेस को कूल डाउन किया जाता है। फिर यहाँ पे एक स्क्रबर होता है जहाँ पे वाटर का स्प्रे डाला जाता है। उसके बाद इसको हम ड्रायर में भेज देते हैं जहाँ से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसमें हम भेज देते हैं कि जो नेक्स्ट टावर होता है, इसको हम बोलते हैं कि आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। इसमें शेल्स बनी होती हैं, ये शेल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम जो पैक्ड होती हैं विद फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद हम ये सारा काम करने के बाद, अब जब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके डस्ट रिमूवर से लेके आर्सेनिक प्योरीफायर तक, ये सारा हमारे पास प्योरीफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये यानी कि ये सारा इधर से लेके इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट है। उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स होता है। यहाँ से SO2 को गुजारने के बाद हम कॉन्टैक्ट टावर से गुजारते हैं जहाँ पे कैटालिस्ट होता है हमारे पास वनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। SO2 ये इस टावर में आने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। फिर इसको हम गुजारते हैं अपने एडजॉर्प्शन टावर से जहाँ से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अब ये मैंने आपको सिर्फ कह लें, आपको ऊपर ऊपर से जिसे कहते हैं ना हाईलाइट्स देना कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, वो बताया है। अब हम इसको डीपली स्टडी कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सल्फर बर्नर क्या होता है और हमारे पास जो प्योरीफाइंग यूनिट है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस करना है और उस पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले आता है हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट के पार्ट्स में डस्ट रिमूवर, ये वाला, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे क्या होता है कि स्टीम को इंजेक्ट करवाया जाता है। ये देखिए, आप नजर आ रहा है कि इस टावर के अंदर मैंने स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि मैं डस्ट को रिमूव कर सकूँ, ठीक है। प्योरीफाइंग यूनिट में मैंने आपको बताया था कि डस्ट को और आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डस्ट को कैसे रिमूव करवाया जा रहा है, पहले डस्ट रिमूवर में स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। देखिए, स्टीम जो होती है ना वाटर की, जब वो वाट उस हमारे पास जो गैसेज हैं SO2 उनके साथ जाके लगता है तो क्या होता है, बेसिकली मैं बताती हूँ। जो SO2 के अंदर डस्ट होती है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे पास जो स्टीम है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब वेट इंक्रीज हो जाएगा, एक तो डस्ट पार्टिकल और उसके साथ वाटर भी आके अटैच हो गया। तो वो जो टावर की ये जो निचली वाली सतह होती है, इसका जो बॉटम पार्ट है, यहाँ पे आके हमारे पास इकट्ठा होने लग जाता है डस्ट। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डस्ट हमारे पास 100% रिमूव हो गया है। किसी हद तक जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, लाइट पार्टिकल्स कह रहे हैं आप लोग, वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये वो कैसे होते हैं, स्टीम को इंजेक्ट करवाया जाता है। सेकेंड हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट का पार्ट आता है कूलिंग पाइप, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम गैसेस को कूल करवाते हैं, यहाँ से गुजार के। बेसिकली ये लेड के बने हुए पाइप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से हम SO2 को जब गुजारते हैं तो कूलिंग पाइप्स होते हैं चूँकि, तो वो हमारी गैसेस को ठंडा कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर होता है ना गैसेस का, वो कहाँ तक ले आते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अभी आपको थोड़ा सा ना ये आपके जहन में सवाल आएगा कि एक तो मैंने गैसेस को कूल डाउन किया है, लेकिन मैंने टेम्परेचर जो रखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा है। तो जब इंडस्ट्रीज़ में ये परफॉर्म किया जा रहा होता है तो उसके पीछे एक उनकी ट्रिक होती है ऐसा करने की। मैं आपको बताती हूँ कि वो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों रखती हैं, आखिर क्या मसलहत है जिसकी वजह से उन्होंने
100 डिग्री सेल्सियस तक ही उनको कूल डाउन करते हैं, इससे नीचे नहीं जाने देते, ना ही इससे ऊपर। बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, कूलिंग पाइप से जो SO2 है वो गैस कहाँ चली जाती है, स्क्रबर्स के अंदर। ठीक है, ये देखेंगे डस्ट रिमूवर है, कूलिंग पाइप, ये स्क्रबर, ये रहा स्क्रबर। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उस टावर के अंदर। अब वाटर को इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं हम, ये एक स्प्रे ऑफ वाटर होता है स्क्रबर के अंदर, स्प्रे ऑफ वाटर के जरिए हम डस्ट को रिमूव करवाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम ये कर रहे थे डस्ट रिमूवर वाला, ठीक है, ये पहला पार्ट है जो, कि यहाँ पे 100% डस्ट रिमूव नहीं होती है। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना हम के कुछ जिद्दी दाग होते हैं जो कि नहीं उतरते जल्दी से। ठीक है, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जो जिद्दी किस्म के आप कह लें दाग धब्बे हैं, उनको धोने के लिए हम उसको स्क्रब करना पड़ता है, उसको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, क्या होता है कि जो स्क्रबर है, जो डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं SO2 के अंदर, इस सारे इन दोनों स्टेप्स के बाद तीसरे स्टेप में हम वाटर जब एक प्रेशर के साथ, एक स्पीड के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो सारा जो डस्ट है वो भी रिमूव हो जाती है। स्क्रबर का ये फायदा होता है, ठीक है, कि रगड़ कर साफ करना जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो डस्ट है वो वैसे साफ होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं हम, वो क्यों रखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी रीज़न। कहते हैं कि एज SO2 इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर, वाटर में SO2 हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबल नहीं होती है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा रहता है। वो जिसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना, एक तो हमारे पास जो SO2 है वो रिमूव हो जाती है, हमारे पास गैस जो है, SO2 कैसे रिमूव होगी, SO2 के अंदर से सॉरी डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो डस्ट पार्ट डस्ट रिमूव हो गई, लेकिन जो SO2 है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते क्योंकि टेम्परेचर हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ड्राइंग टावर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है ड्रायर, मैंने यहाँ पे टावर बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर ऑफ गैसेज हैं उसको रिमूव कर रहता है बाय कंसनट्रेटेड H2SO4। ड्राइंग टावर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड यूज़ किया ताकि मैं अपनी मॉइस्चर को रिमूव करवा सकूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इस वाले टावर में आके ड्रायर के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे फर्श पे पानी गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर कुछ सूखा कपड़ा ला के रख देते हैं, तो वो सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर फर्श जो है वो ड्राई हो जाता है। तो इसी तरह वो जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट करते हुए क्या करता है कि सारी मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जितनी भी SO2 के अंदर गैस होती है ना, वाटर होता है, उस सब को एब्जॉर्ब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। भला क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि हम स्क्रबर से गुजार के लाए हैं, डस्ट रिमूवर में हमने स्टीम ऑफ वाटर को इंजेक्ट करवाया, स्क्रबर के अंदर हमने स्प्रे ऑफ वाटर को इंजेक्ट करवाया, तो हमारी जो गैसेज हैं वो मॉइस्चराइज हो जाती हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग टावर के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्सेनिक प्योरीफायर। ठीक है, अभी यहाँ तक जो हमने किया है ड्राइंग टावर तक प्योरीफाइंग यूनिट में, ये डस्ट को रिमूव किया। अब हमारे पास आर्सेनिक प्योरीफायर में हम आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करेंगे। उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि चैम्बर्स हैविंग शेल्स पैक्ड विद FeOH2, इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, टू रिमूव आर्सेनिक ऑक्साइड। हमारे पास एक चैम्बर होता है, ये आर्सेनिक प्योरीफायर है जिसमें शेल्स होती हैं, ये शेल्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमने Fe हाइड्रोक्साइड के साथ FeOH डिवाइस के साथ इसको हमने पैक किया हुआ है। ये क्या करता है, जब यहाँ पे हमारे पास गैसेज आती हैं तो यहाँ पे जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है जो कि एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है SO2 के अंदर, वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे रिमूव होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड होता है वो रिएक्शन करता है FeOH डिवाइस के साथ, और ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे पास आप कह लें कि जो हमारे आर्सेनिक ऑक्साइड को गैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन हुआ FeOH डिवाइस और ऐसी हमारे पास जो आर्सेनिक ऑक्साइड था, और ऐसी गैसेज हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं जो हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड को गैसेज में कन्वर्ट हो गया तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमारी जो SO2 है वो आर्सेनिक ऑक्साइड से भी पाक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। फिर उसके बाद हम उसको गुजारते हैं टेस्टिंग बॉक्स से। अब हमने डस्ट को रिमूव कर लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड जो कि एज एन इम्प्योरिटी मौजूद था हमने उसको रिमूव कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने उसको टेस्टिंग बॉक्स से गुजारना होता है। अब इसमें क्या होता है, टेस्टिंग बॉक्स में बीम ऑफ लाइट को पास कराया जाता है। अब बीम ऑफ लाइट को पास जब हम करवाते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, स्टूडेंट्स देखें, अगर खुदा ना खास्ता हमने ये सारा जो प्रोसेस कर लिया इंडस्ट्रीज में, ये सारा प्रोसेस हो गया है, अब क्या होता है टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं ये देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता कोई डस्ट का पार्टिकल रह तो नहीं गया। ठीक है, तो लाइट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि चेक करने के लिए। अब लाइट का क्या मकसद है भाई, इसको
हमने इंट्रोड्यूस करवाया है डस्ट पार्टिकल को चेक करने के लिए। हम ये जानते हैं कि लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रिफ्लेक्शन होना। जब भी वो किसी सॉलिड पार्टिकल के साथ आगे लाइट टकराती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ऐसे यहाँ पे होता है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद है तो लाइट बीम आती है, उसके साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि इसमें अभी मौजूद है, तो उसको फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दोबारा से भेजा जाता है। फिर से डस्ट रिमूवर होती है, कूलिंग पाइप, स्क्रबर, ड्रायर, और फिर दोबारा वो आर्सेनिक प्योरीफायर में आते हैं। फिर दोबारा से उसको टेस्टिंग बॉक्स से गुजारा जाता है, ये देखने के लिए कि उसमें अब तो कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको गुजारते हैं जी कॉन्टेक्ट टावर से। ठीक है, अभी हमने ये सारा काम कर लिया, डस्ट को रिमूव कर लिया, आर्सेनिक उस साइड को रिमूव कर लिया, टेस्टिंग बॉक्स में चेक भी कर लिया कि मौजूद तो नहीं है कोई डस्ट का पार्टिकल। फिर हमारे पास हमारा जो स्टेप होता है सेकेंड लास्ट, वो होता है कॉन्टेक्ट टावर। ठीक है, कॉन्टेक्ट टावर में क्या होता है कि जो SO2 है उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है वनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में एट 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एज अ रिजल्ट हमारे पास SO3 मिलता है। ठीक है, और हमारे पास जो एंथैल्पी का चेंज आता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो जो हमारे पास हीट रिलीज होती है स्टूडेंट्स, वो होती है -269.3 किलो जूल पर मोल। देखिए, एक तो रिएक्शन को हम इतने हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, SO2 की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, एक तो बात ये। दूसरी बात, जब वो रिएक्शन हो चुका है तब भी हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट टावर में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमारा SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट टावर के बाद हम अपनी गैसें को गुजारते हैं एडसॉर्प्शन टावर से। इसमें क्या होता है, SO3 is dissolved in H2SO4 to get H2S2O7 which is then dissolved in H2O to get H2SO4। इसमें मैंने लिखा है एडसॉर्प्शन टावर में कि SO3 जो हमारे पास पीछे से बन गई है ये कॉन्टैक्ट टावर से, उसको हम डिजोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, ताकि हमारे पास ओलियम H2S2O7 बन सके। तो जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हम क्या करते हैं, एडसॉर्प्शन टावर में अपने SO3 को डिज़ोल्व करवाते हैं H2SO4 में, ताकि H2S2O7 ओलियम मिल सके। फिर उसको हम डिज़ोल्व करते हैं ओलियम को वाटर में, ताकि रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिल सके। अब ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब हम प्रिंसिपल कर रहे थे, कि हम क्यों ऐसा करते हैं, ताकि रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो सके। ठीक है, और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका कौन सा है। तरीके वैसे इसके दो हैं, हमने आज की जो टॉप वीडियो है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेस को डिस्कस किया है, वो हमारे पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।